हेलो एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। मैं आप सभी का दोबारा से स्वागत करती हूँ अडा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, एनर्जेटिक मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी और एक्साइटेड होंगे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए और नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट। आप सभी को पता है नाबार्ड की जितने भी रिपोर्ट्स होती हैं वो नाबार्ड के एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। रिपोर्ट्स और सेंसस, ठीक है, आपका SECC हो गया, लाइव स्टॉक सेंसस हो गया, जितने भी सेंसस होते हैं और रिपोर्ट्स होती है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं आपके फेज 1 में भी और फेज 2 में भी। और इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में इसलिए काउंट नहीं करती क्योंकि इंटरव्यू में उनको कोई नहीं रोक सकता आपसे कुछ भी पूछने के लिए, राइट। सो फेज 1, फेज 2, तो जितनी भी तमाम रिपोर्ट्स हैं चाहे सेंसस हैं, मैं आपको यूट्यूब पर बहुत ही अच्छे से कवर करवाऊंगी। आज हम कैसे कवर करने वाले हैं, आप मेरे पीछे नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं। ये मैं आपको रिपोर्ट से ही पढ़ाने वाली हूं और रिपोर्ट में ही मैंने हाईलाइट कर दिया है जो भी इंपॉर्टेंट है। हाईलाइटेड पोर्शन में आपको अपने टेलीग्राम पर, जिसका नाम है पिंकी करंट अफेयर्स अडा 24/7, पिंकी CA अडा 24/7, उसको आप ज्वाइन करें। ये PDF में आपको हाईलाइटेड PDF यानी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको वहां पर दे दूंगी। अगर आपको बट नोट्स चाहिए इसके कि मैम ये तो बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, हमें ना नोट्स दे दो, तो नोट्स के लिए आपको मुझे पेड क्लासेस में ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से जो भी यहाँ पर आपको दिखेगा कि जितना भी जैसा भी परफॉर्मेंस रहा है, एनुअल रिपोर्ट का ही ये मतलब होता है कि जो भी नाबार्ड का जो भी हमारा परफॉर्मेंस रहा है अलग अलग सेक्टर्स में वो यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। ये इसमें जो है आगे आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उन सब के नाम दिए होते हैं, ठीक है। कंटेंट में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर चैप्टर वाइज, जैसे ईयर ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मिलेट फॉर हेल्थ एंड वेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट है जी इन्वेस्टिंग इन अ सस्टेनेबल फ्यूचर फिर टुवर्ड्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये देखो, आप समझ रहे हो कितने इंपॉर्टेंट है आपके फेज 1 और फेज 2 के लिए भी। आप इनको डिस्क्रिप्टिव के लिए भी इतने सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से, और आपके ऑब्जेक्टिव के लिए तो 100% यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। मैं और ज्यादा इसको नहीं एम्फेसाइज कर सकती कि कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद फंडिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बैलेंस ग्रोथ, उसके बाद क्रेडिट प्लानिंग, क्रेडिट डिलीवरी और फाइनेंशियल इंक्लूजन, सुपरवाइजरी रोल ऑफ नाबार्ड, एम्पावरिंग रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद पीपल प्रोसेसेस एंड पॉलिसीज, उसके बाद लेवरेजिंग फाइनेंस फॉर ग्रोथ। ओके, सो ये सारे चैप्टर्स हैं, मैं आपको चैप्टर वाइज करवाने वाली हूँ। जब सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको एक समरी भी प्रोवाइड करने वाली हूँ, राइट। सो आपको दोनों चीजें पढ़नी है। शुरू करते हैं आज चैप्टर नंबर 1 से। हाईलाइटेड पोर्शन हम पढ़ेंगे क्योंकि मैं पूरा चैप्टर पढ़ चुकी हूं और मैंने उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट कर दिया है। हम वहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है जैसे हमारी बजट की शुरुआत हुई थी। बजट में हमारे ये लिखा हुआ था कि जी कोविड आया, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर आया, पर फिर भी ग्लोबल की इकोनॉमीज बहुत ज्यादा जो है डिगमगाई, बट हमारी इकोनॉमीज ने हमारी जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, उसने ठीक ठाक परफॉर्म किया। एग्जैक्टली वही जो है नाबार्ड, जैसे बजट में शुरुआत हुई थी, सर्वे में शुरुआत हुई थी, वैसे ही नाबार्ड की रिपोर्ट में शुरुआत हुई है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कि जी पूरी दुनिया का क्या हाल चाल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आप फटाफट देखेंगे कि ग्लोबल इन्फ्लेशन जो कि 8.7% रही थी फाइनेंशियल ईयर 2022 में, वो थोड़ी कम हो गई है। 8.7% से 7% जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में देखने को मिली, और जो कि हम और कम हो जाएगी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4.9% 2024 में, यानी अगले साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे? सिंपल यही आएगा कि जी बताइए 2023 में जो है ग्लोबल इन्फ्लेशन हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कितना है, और 2024 में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन में होगा 4.9, 4.5, 6.9, व्हाटएवर, अलग अलग ऑप्शंस होंगे, ठीक है। सो ये हाईलाइटेड चीजें आप पढ़िएगा, इसी को रिवाइज करिएगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी है, इसकी वजह से जो है यहाँ पर महंगाई कम हुई है। टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है जब हम रेट्स जो होते हैं अलग अलग, जैसे रेपो रेट है उसको बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जब हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं उसको टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। क्योंकि सरकार जो है नहीं चाहती, इस टाइम पर सरकार चाहती है हम अपनी जेब ना थोड़ी टाइट करके रखें। टाइट करके रखें मतलब खर्चा कम करें इस टाइम पर, है ना। ऐसे कहते हैं ना, तुम्हारी तो बहुत खुली जेब है, मतलब तुम बहुत खर्चा करते हो, तुम्हारी टाइट जेब है यानी तुम खर्चा कम करते हो, राइट। सो सरकार अभी चाहती है कि हम खर्चा कम करें, इसलिए सरकार टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाती है कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, राइट। उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ग्लोबल जो ग्रोथ है वो स्लो हुई है 2.8% से 3.4 जो थी, तो ये भी एक पॉइंट हम याद रखेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ यहां पर एक बहुत बड़ा चौंका देने वाली चीज है। आपको लगेगा कि यूएस तो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वो तो बहुत अच्छा ग्रो कर रही होगी, नहीं। रिपोर्ट कहती है, इनफैक्ट सर्वे
सर्वे ने भी बोला था सेम चीज कि यूरोप और यूएस जैसी जो बड़ी ग्लोबल इकोनॉमीज हैं उन्होंने अच्छे से नहीं सर्वाइव किया है या फिर वो सफर कर रही हैं, जबकि जो एशियन इकोनॉमीज है, एशिया एज अ कॉन्टिनेंट जिसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, एशियन इकोनॉमीज एक बेटर सर्वाइवल की तरफ जा रही हैं, राइट। आप यहाँ से भी ये चार्ट से भी सेम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एडवांस इकोनॉमीज दिखेंगी यानी यूएस दिखेगा, यूएस में आप देख सकते हो कि 3.0 यानी 3.0 जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ। वहीं जब इमर्जिंग की बात करते हैं, इंडिया, चाइना, रशिया की बात करते हैं, तो हमारी जो ग्रोथ है हम इंडिया की देखते हैं, इंडिया की ये वाली ग्रोथ है, ठीक है, तो हम 6.3। आप डिफरेंस देख रहे हो, 2023 में देख लो चाहे 24 में देख लो, 23 में जो है यूएस 2.8 से ग्रो यहाँ पर कर रहा है, ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं, जबकि हम 5.9 से कर रहे हैं। 2024 में वो 3% जाएगा और हम 6.3% जाएंगे, राइट। सो कहीं ना कहीं डबल से भी ज्यादा ग्रोथ हमारी दिख रही है, विच इज अ शॉकिंग फैक्ट, है ना। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं वो इमर्जिंग इकोनॉमीज के कंपैरिजन में अच्छा ग्रो नहीं करने वाली हैं। नेक्स्ट अगर हम अपने डोमेस्टिक आउटलुक, वो तो हो गया ग्लोबल, यानी चलो जी पूरी दुनिया का सैर करते हैं कौन कैसा कर रहा है। अब हम अपने देश पे आ जाते हैं कि हमारे देश की जीडीपी, हमारा देश का जीवीए वो कैसा है, ठीक है। सो सबसे पहले इंडिया का जो जीडीपी है हैज ग्रोन एट अ रेट ऑफ 7.2%। ये रियल टर्म्स में है, आपको पता होगा नॉमिनल और रियल जीडीपी अलग अलग होते हैं, जिसमें हम इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं, एक में नहीं करते हैं, राइट। सो विच इज लेस देन द ग्रोथ ऑफ, जो कि यहाँ पर, अच्छा अब जीडीपी का हमारा थोड़ा सा यहाँ पर कम ग्रोथ देखने को मिला है। 2022 में 9.1% था, वो कम होकर 7.2% हो गया है, याद हम रखेंगे, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने इस साल के बजट में अपना बढ़ाया है, 10 लाख करोड़ किया है, विच इज अराउंड 37.4% एक्स्ट्रा जो है हमने किया है, जो कि एक अच्छी बात है, जिससे हमारी इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में यानी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से फायदा हमें लॉन्ग टर्म में ही होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो पैसा है वो हम रोड्स बनाने में, रेलवेज बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में लगाते हैं, जो हमें तुरंत मुनाफा नहीं देते हैं, कुछ टाइम बाद देते हैं, कुछ सालों बाद देते हैं। तो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए ये अच्छा ग्रोथ होने वाला है इकोनॉमी के लिए। फिर पीएमआई की भी बात करी हुई है, ये टॉपिक मैंने आपको बिगर पिक्चर में कई दफा पढ़ाया हुआ है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स कि जी हमारी जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ये सारी जो सेक्टर्स हैं ये कैसा ग्रो कर रहे हैं, ये जो इंडेक्स है इस बारे में बात करता है, राइट। उसके साथ साथ आईआईपी की भी बात करी हुई है, यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की भी बात करी हुई है, विच स्टूड एट 151.4 मार्च 2023 का ये आंकड़ा है, जो कि सबसे ज्यादा रहा है पिछले 2 साल में। यानी इंडस्ट्रीज जो है हमारे यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर रही हैं, और ये नंबर हम जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें भी ना अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या इंडेक्स है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका क्या नंबर है, ये नंबर्स भी हम याद रखेंगे, इसलिए मैंने इसको येलो में हाईलाइट किया है। चलिए अब देखते हैं इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स, यानी 2023-24 में हमें महंगाई का डर है या नहीं है हमारे देश में, देख लेते हैं। सो इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है, या फिर जिसको हम सीपीआई भी बोलते हैं, आपको पता है सीपीआई डब्ल्यूपीआई, जिससे जो आप बोल सकते हो कि ये इन्फ्लेशन को मापने के लिए होते हैं, ये जो है विच वाज 4.8% फाइनेंशियल ईयर 2020 में, वो बढ़ गया है 6.2% 2021 में, बट ये फिर से थोड़ा सा कम हो गया है 5.5% 2022 में, बट ये फिर से बढ़ गया 6.7%, ठीक है। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं मैं ये ग्राफ के जरिए दिखाती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर आपका जो सीपीआई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर 2020 में 4.8 था, फिर जो है हमारी महंगाई बढ़ गई जी, फिर से कम हुई, फिर से एकदम से इतना हाइक ले लिया उसने, है ना। तो अगर इस तरीके से आपको नंबर पढ़ने में प्रॉब्लम हो, कोई बात नहीं, ग्राफ से पढ़ लो। आपको मतलब ये है कि जी आपको ये आंकड़े याद रखने कि 2023 में कितना रहा, 2022 में कितना रहा, 2021 में कितना रहा। सिंपल मतलब ये है, पैराग्राफ से समझ नहीं आ रहा, सेम चीज आपको ग्राफ में बना के दिखाई हुई है, यहां से याद कर लो, राइट। नंबर्स याद करने हैं। सिमिलरली यहां पर इंडिया की जीडीपी का ट्रेंड जो है 2019 से लेके 23 में आपको यहां पर दिखाया हुआ है, जैसे 2022 में 9.1 थी, अभी हम थोड़ा सा डीएक्सेलरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहे हैं। यही चीज हमने ऊपर पढ़ी थी, सेम चीज यहां पर आपको ग्राफ में मिल जाएगी, राइट। मेक श्योर आप ये ईयर वाइज परसेंटेज याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जीवीए, ठीक है। सो हमारा जो वैल्यू एडेड होता है, ग्रोस वैल्यू एडेड जिसको होता है, जो एक पर्टिकुलर आप बोल सकते हो कि एक सेक्टर के लिए हम देखते हैं,
तो यहाँ पर जो सेक्टर्स, कौन से सेक्टर ने कितना परफॉर्म किया है, कैसे परफॉर्म किया है, वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो 7% ओवरऑल हमारा रहा है। अगर मैं एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की बात करूँ तो 4% वो ग्रोथ देखने को मिली है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाबार्ड, एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं सर्विस सेक्टर की बात करूँ, ऑलमोस्ट हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है हमारा सर्विस सेक्टर। दैट इज अराउंड 53.8% इंडियन इकोनॉमी का वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जो कि 9.6% की ग्रोथ से ग्रो हुआ है 2022 में, और 9.5 उसने मेंटेन किया है 2023 में भी, यानी ठीक ठाक ग्रोथ जो है मेंटेन यहाँ पर किया है। ये सेम चीज आपको इस ग्राफ में भी दिखेगी, ठीक है। सो यहाँ पर आपको 3 आंकड़े, अच्छा ये जो है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई वाला है, ठीक है। इसमें आपको तीन चीजें दिखाई हुई है। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी महंगाई यहाँ पर बताई हुई है कि जी महंगाई कौन से सेक्टर में, कौन कौन से साल में, कौन कौन से महीने में कितनी कितनी बढ़ी है या घटी है। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और CFPI यानी फूड का जो अलग से हम निकालते हैं, महंगाई फूड इंडस्ट्री में बढ़ी है या घटी है, ठीक है। सो फूड का अब यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको जो है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ इनकेस अगर आपको नहीं दिख रहा हो। सो आपको जो है एक सेकेंड, हाँ आपको ये दिख जाएगा। आप सिर्फ जैसे हाँ पिछले साल अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ये मार्च तक का आंकड़ा, ये इस साल मार्च 2023 तक का आंकड़ा है, जहां पर आपको दिखेगा कि ये जो ब्लैक कलर में है ये WPI है, ग्रीन कलर में है ये CFPI है यानी फूड के लिए है, और ये जो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में है ये CPI है, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सारी चीजें कम ही हुई है, यानी महंगाई अगर हम देखें तो ओवरऑल हर चीज में कमी दिखाई दी है। अगेन इट इज अ गुड थिंग, है ना। महंगाई अगर कम होती है तो अच्छी बात है, GDP अगर कम होती है तो अच्छी बात नहीं है ना, बट महंगाई का कम होना तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर का क्या रहा है। आप सभी को पता है ये वाला जो पैराग्राफ मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया ना, ये आपके फेज 2 में काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हुए हैं कि जी कैसे हम एक डेवलप देश बन सकते हैं 2047 तक, क्या क्या स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए या क्या क्या चीजें हैं। सो आप इसको जरूर एक बार रीड करिएगा कि क्या क्या है। जैसे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हमें जो है अच्छे से करना पड़ेगा, एग्री वैल्यू चेन्स, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो ये जो वर्ड्स है ना, ये ना $1 मिलियन वर्ड्स हैं। ये आप अपने RBI में भी यूज कर सकते हो, आप जितने भी एग्जाम लिख रहे हो, फेज 2 में बैठने वाले हो, कहीं पर भी इन वर्ड्स को वो कर सकते हो। ऐसा थोड़ी ना है कि नाबार्ड की रिपोर्ट में वर्ड्स दिए हो तो सिर्फ नाबार्ड में यूज कर सकते हैं, नहीं, आप इनको कहीं भी यूज कर सकते हो। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आया, कहीं भी यूज करो, किसी भी एग्जाम में यूज करो, ठीक है। चलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर GVA की जब मैं बात करती हूँ, यानी मैं एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात कर रही हूँ, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो 22.3 लाख करोड़ जो है फाइनेंशियल ईयर 2023 इस वाले ईयर में इसने अकाउंट किया है। वो 15% के आसपास इसका टोटल GVA रहा है, राइट। सो जो कि 12% के आसपास ज्यादा है अगर मैं प्री पैंडेमिक लेवल से बात करूँ तो, मतलब कोविड से पहले, ठीक है। इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बढ़ा है 3% से फाइनेंशियल ईयर 2021 में, माफ कीजिएगा, और 3.5% से 22 में। आप 21 का आंकड़ा बेशक याद मत रखो, बट मेक श्योर आप 22-23 का आंकड़ा याद रखो, ठीक है, और 24 का याद रखो। 22, 23, 24 ये 3 साल आपको याद रखना है, 21 आप भूल जाओ बेशक, ठीक है। सो ये हम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए सिमिलर आपको यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर ये आपको दिखेगा 2021, अच्छा 21 मैंने बोला नहीं, कोई बात नहीं, 22 और 23 3.5, 4.0 ये GVA जो है यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप ग्राफ से भी याद रख सकते हैं, ठीक है, राइट। हमारा जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हमारा सीरियल्स की बात करें, सीरियल्स यानी जो भी हमारा अनाज होता है, गेहूं चावल वगैरह, उसका भी अलग अलग दिखाया हुआ है कि जो जी यहाँ पर जो एग्रीकल्चर, AY का मतलब होता है एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है। एग्रीकल्चर ईयर राइस में जो हमारा जो एनुअल जो हमारा जो ग्रोथ रेट दिखा है वो हमारा 4% से दिखा है। वीट में हमारा जी 1.7% से, जो न्यूट्री है उसमें 5.6% से, और टोटल इन टोटल जितने भी सीरियल्स है ना उसमें हमारी बढ़ोतरी जो है 3.4% से हुई है, ठीक है। 22 में कितने से हुआ था, 23 में कितने से हुआ है, ये आप देख सकते हैं। जो आपको हरे में दिख रहा है ये राइस, ये चावल के लिए है, ठीक है, जो पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। ये जो आपको ब्राउन में दिख रहा है ये गेहूं के लिए है, ये भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। ये आपको जो ब्लूइश में दिख रहा है ये न्यूट्री के लिए है, या फिर जो मोटे अनाज होते हैं, कोर्स मील्स होते हैं, उनके लिए है, ठीक है, ये भी बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल सीरियल प्रोडक्शन में आपको पिछले साल के मुकाबले यहां पर अगेन बढ़ोतरी देखने को मिली है, राइट। चलिए अब हम कमर्शियल क्रॉप्स की बात करते हैं। अक्सर कमर्शियल क्रॉप्स उनको कहते हैं जो हम बेचने के पर्पस से उगाते हैं, ठीक है। उसमें भी यहाँ पर शुगर केन प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो उसने जो है एक रिकॉर्ड हाई टच किया है, यानी ये पॉइंट हो जाता है जी बड़ा इंपॉर्टेंट। जो ऐसे एक्सेप्शनल पॉइंट होते हैं ना कि जी पहली बार ऐसा हुआ, इतना जबरदस्त हमने GST कलेक्शन कर लिया है ना, तो वो एग्जाम में आने के चांसेस के बढ़ जाते हैं।
494.2 मिलियन टन एनुअल ईयर 2000 एग्रीकल्चर ईयर 2023 में जो है हमने वो किया है, विच इज लाइक ऑल टाइम हाई। ठीक है, सो यहाँ पर ऑल्सो कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो भी हमारा यहाँ बढ़ा है 10.4% से। ठीक है, सो ये भी हम याद रखेंगे। ओवरऑल अगर मैं इंडिया की रैंक की बात करूं, 42nd नंबर पर हम रैंक करते हैं ग्लोबली अपने कॉटन क्रॉप यील्ड में। ठीक है, कॉटन का जो हम पैदावार करते हैं उसमें हम 42nd नंबर पर आते हैं। ठीक है, विच इज ओके बिलो पाकिस्तान एंड इथियोपिया। सो दिस इज नॉट अ गुड न्यूज, बट डेफिनेटली हम अगर एक बढ़ोतरी की तरफ जा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगेन ये देखते हैं, फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात हो रही है जी यहाँ पर, यानी सीरियल्स, पल्सेस और फूड ग्रेन्स की बात हो रही है यहाँ पर, यानी सीरियल्स ओवरऑल जो भी गेहूं चावल है, दालों की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 और 2023 के 2022 में जो है थोड़ा कम प्रोडक्शन हुआ था, 2023 में थोड़ा बढ़कर प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में यहाँ पर जो एस्टिमेट हुआ है 350.9 मिलियन टन जो है वो प्रोडक्शन एस्टिमेट हुआ है, ऑफ विच जो फ्रूट्स हैं, जो हमारे फल फ्रूट हैं, उनका प्रोडक्शन 107.7 मिलियन टन हुआ है, वेजिटेबल्स 212.5 मिलियन हुआ है। अनियन और टोमेटो का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है कहीं ना कहीं, इसीलिए इनमें ये जो है महंगे भी हुए हैं क्योंकि सप्लाई हमारा कम हुआ है, तो ये हम याद रखेंगे। पोटैटो का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है, 6.2% हुआ है, सो ये हम याद रखेंगे। ठीक है, अनियन, टोमेटो और पोटैटो ये याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा न्यूज में थे। टमाटर महंगे हो गए इसलिए न्यूज में था, पोटैटो हमने भूटान से जो है इंपोर्ट किया इसलिए न्यूज में था, है ना कुछ रीजन की वजह से न्यूज में थे। एनकरेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एलाइड सेक्टर, यानी जो अच्छा अब हम लाइव स्टॉक सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो लाइव स्टॉक सेक्टर वाज अबाउट 11.1 लाख करोड़ करंट प्राइसेस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021, और अगर मैं अकॉर्डिंगली बात करूं तो आप जो है यहाँ पर इसका नंबर एक बार जरूर याद रखिएगा। अगेन वहां से याद नहीं होता कोई बात नहीं, ग्राफ है ना आपकी लाइफ इजी बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये ऑयल सीड, शुगर केन, कॉटन और जूट वगैरह के लिए है। ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कॉटन का हम स्पेसिफिकली देख लेते हैं एक बार। कॉटन जो आपको देखने को मिलेगी ये वाला है। ठीक है, कॉटन का प्रोडक्शन आप 31.1% से 34.4% जंप किया है। अगेन एक अच्छी बात है। शुगर केन का भी जो है 439.4 से 494 जंप किया है। तो कॉटन और शुगर का जरूर याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। मिल्क प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं जी। मिल्क प्रोडक्शन 21-22 का दिया हुआ है। ठीक है, ये अभी 23 वाला आंकड़ा हमारे पास नहीं है, मिल्क प्रोडक्शन का 21-22 का आंकड़ा है, तो हम 21-22 का ही देखेंगे। 21-22 के कंपैरिजन में यहाँ पर जो है आपका थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा है, बट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा है, 210 से 221 हुआ है, राइट। और एनुअल ग्रोथ रेट थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, तो ये दो चीजें हम याद रखेंगे। ऑल राइट, चलिए अब यहाँ पर एग्रीकल्चर क्रेडिट की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं जी लोन की। किसानों को लोन की सुविधा बढ़ी है, घटी है, या कैसे क्या हुआ है? तो यहाँ पर लोन जो है वो हमारा इट हैज ग्रोन बाय 14.8% ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2019 से 23 में जो है ये 14.8% से बढ़ा है। यानी अगेन हमारे किसानों को जो है यहाँ पर लोन वगैरह अच्छे से दिया जा रहा है। अगर मैं इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी बताऊं आपको कि महंगाई किस चीज में कितनी बड़ी है, 2018 से 23 तक का ये आंकड़ा है, तो ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, यहाँ पर फूड बेवरेजेस, ठीक है, खाने पीने के सामान में जो है इतना महंगाई बढ़ा है ये बताया हुआ है। सीरियल्स में 4.6, सबसे ज्यादा जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वेट हाँ जी, सबसे ज्यादा जो आपको यहाँ पर महंगाई देखने को मिलेगी ना, वो आपको अनियन, टोमेटो और गार्लिक में देखने को मिलेगा। ठीक है, पोटैटो में भी, ठीक है, पोटैटो, ऑनियन, तो ये आपको ये वाले नंबर्स याद रखने हैं, या फिर कोई और इंपॉर्टेंट कोई ऐसा फल फ्रूट सब्जी हो जो न्यूज में रहा है वो हम याद रखेंगे, अदरवाइज यही हम याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो। लेडी फिंगर, ग्रीन चिलीज ये नहीं आने वाले क्वेश्चन में पेपर में हमेशा वो चीजें आती हैं जो न्यूज में रहती हैं। ठीक है, तो न्यूज में तो टमाटर रहता है, न्यूज में तो प्याज रहती है, न्यूज में तो पोटैटो रहा है, तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। हाँ, इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है कि जी कितना हम उगाते हैं जो एग्रीकल्चर में, उसको बेचते कितना है।
वो जो है फाइनेंशियल ईयर 2023 में $52.5 बिलियन रहा है, विच इज अराउंड 5.8% मतलब ज्यादा, ठीक है। पिछले साल के मुकाबले 5.8% हमने ज्यादा बेचा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इस साल, राइट। उसके साथ साथ अगर मैं राइस की बात करूं, मरीन प्रोडक्ट्स की बात करूं, स्पाइसेस की बात करूं, कितने मसाले बेचे हैं, ठीक है, व्हीट कितना बेचा है, ये सारी चीजों का भी आंकड़ा आपको याद रखना है, क्योंकि यही मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। यानी जब हम ये बोलते हैं ना कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या बेचा है, तो उसमें हमने सबसे ज्यादा जो बेचा है वो गेहूं, चावल, स्पाइसेस। और चावल आपको याद रखना है क्योंकि चावल जो है हमने नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट जो है वो भी बंद कर दिया था, इसलिए यानी चावल जो है वो न्यूज में था। तो आप समझ रहे हो कैसे आपको रिपोर्ट को करंट के साथ कनेक्ट करके पढ़ना है, क्योंकि जो करंट में था वही रिपोर्ट से भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी, अगेन ये आपके फेज 2 में ये वाली लाइन काम आएगी, ठीक है। सो ये आप ध्यान रखिएगा। इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है, ओवरऑल एक्सपोर्ट यानी अब हम मर्चेंडाइज यानी जो हम गुड्स बेचते हैं और जो हम सर्विसेज बेचते हैं, दोनों को कैलकुलेट करें तो वो 14.8% से बढ़ा है एंड इट इज अराउंड $776.4 बिलियन 2023 में, ठीक है। उसमें से मर्चेंडाइज का इतना हिस्सा है और सर्विसेज सेक्टर का अलग से जो है जो बचा हुआ वो हिस्सा है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखो आपका सीधा सीधा आ सकता है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, है ना, आपके उसमें कि किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे किस तरीके से पैसा लगाया जा सकता है ताकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी बन सके। तो आप सभी को पता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है हमारा, जहां पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या होता है कि यार मेरे ना अभी बहुत सारे काम पाइपलाइन में है। इसका मतलब क्या कहते हैं, इसका मतलब कहते हैं कि बहुत सारी चीजें ना मैंने डिसाइड करी हुई हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का मतलब है कि एक पाइपलाइन हमने बना ली जिसमें हमें पता है कि हमें ये सारे काम करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड, यानी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है। NIP जो है वो लॉन्च हुआ था जिसमें जो है हमने अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 1.5 ट्रिलियन जो है यानी 111 लाख करोड़, इट इज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। और ये अमाउंट आपसे प्रीवियसली पूछा भी गया है क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है, 111 लाख करोड़ छोटा मोटा अमाउंट नहीं है ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। सो ये 2020 से 25 यानी 5 सालों के लिए अमाउंट जो है दिया गया था जिसमें अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स पर हमने पैसे लगाने थे। अगेन ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो सीधा सीधा बजट से ली हुई हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं PM प्रणाम स्कीम के बारे में है कि जो फर्टिलाइजर्स को कम यूज करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स को नेचुरली जो है हम उगाएंगे। उसके बाद गोवर्धन हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ ये जितनी भी पॉइंट्स है ये आपके जो है लिए गए हैं कहां से, बजट से। इनको मैं इसलिए यहां पर कवर नहीं कर रही हूं क्योंकि मैंने आपको बजट अलग से पढ़ाया और जहां पर मैंने सारे पॉइंट्स कवर करे हुए हैं, बाकी मैंने इसको पूरा हाईलाइट कर दिया है। इसका मतलब ये है क्योंकि ये बजट से तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको रीड एक बार जरूर करने हैं, आपका बजट भी रिवाइज हो जाएगा इसी बहाने, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स का क्या हालचाल है जी, स्टार्टअप्स का क्या कहना है एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। सो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो है इमर्ज हुआ है। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो ग्लोबली स्टार्टअप्स के उसमें जो है थर्ड लार्जेस्ट जो है इकोनॉमी इंडिया बन चुका है आफ्टर US एंड चाइना, क्योंकि हमारे यहाँ पर 99,000 के आसपास जो है स्टार्टअप्स है अक्रॉस 670 डिस्ट्रिक्ट्स में कंट्री में, ठीक है। ये जो है यहाँ पर हमारी सरकार का आंकड़ा है, DPIIT जो हमारा जो डिपार्टमेंट है उसका आंकड़ा यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए, सो ये था हमारा चैप्टर 1 जहां पर मैंने आपको सारी चीजें हाईलाइट करके दे दी हैं। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और अनाउंस करना चाहती हूं। देखिए आप सभी को पता है कि इंडिपेंडेंस डे पर सिर्फ आज के लिए आप सभी के लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा लाए हैं, जहां पर हम जो है अडा 24/7 आप सभी को 80% ऑफ और डबल वैलिडिटी प्रोवाइड कर रहा है सारे ही बैंक महापैक और रेगुलेटरी महापैक में, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, आगे भी कोई श्योरिटी नहीं है कि ऐसा होगा। तो अगर आप इस साल के लिए या फिर अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और महापैक तो इतनी अच्छी चीज है कि इसमें एक बार एनरोल करो और सारे एग्जाम्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा, है ना। चाहे बैंक का एग्जाम हो, क्लर्क हो, SO हो, RBI हो, नाबार्ड हो, सेबी, सिडबी, सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा। लाइव रिकॉर्डेड सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट भी यहीं पर मिलेंगे, PDF भी यहीं पर मिलेगा, ई बुक्स भी यहीं पर मिलेंगी। करना क्या है,
सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं डबल वैलिडिटी, यानी 2 साल की वैलिडिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, आपको सारे रिकॉर्डेड लाइव सेशंस, देखो 8000 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज हैं, ई बुक्स हैं, सब कुछ प्रोवाइड करा जा रहा है। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना हो तो आप इसको जैसे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको सब मिल जाएगा कि कौन कौन से एग्जाम्स इंक्लूडेड हैं। NIA CLB है जिसका ऑफकोर्स जो है क्लासेस हमारी ऑलरेडी चल रही हैं। हमारी नाबार्ड की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, RBI का फाउंडेशनल बैच भी शुरू हो चुका है, तो इसमें तुरंत एनरोल कर लीजिए, आप डायरेक्टली उन क्लासेस में एनरोल हो जाएंगे। करना कैसे है, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और एक कूपन कोड यहाँ पर आपको लगाना है जिससे आपको ये सारा डिस्काउंट अवेल आप कर पाएंगे, विच इज Y674। आपकी स्क्रीन पर भी ये चल रहा होगा Y674। ठीक है, किसी भी महापैक में एनरोल करो, ये जो ऑफर है इसको अवेल करने के लिए ये कोड है Y674। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपका ये कूपन, आपका ये जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर आप अवेल कर पाएंगे। जो पूरा कोर्स पहले 28,499 में था वो आपको अब सिर्फ 5,984 में पड़ेगा। इसमें भी आपका 1% डिस्काउंट हो जाएगा अगर आप ऐप से एनरोल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चैप्टर 1 पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एनुअल रिपोर्ट को कंटिन्यू रखूं, चैप्टर वाइज हम ऐसे ही पढ़े, मैं हाईलाइट करके आपको PDF दे दूं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पर ही डिपेंड करेगा कि हम आगे के चैप्टर्स करेंगे या नहीं करेंगे, या जो भी हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज या फिर हम नहीं करें। अगर आप चाहते हैं कि इसके नोट्स मिले, मतलब हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, जैसे हमने अभी 20 पेज पढ़े हैं, 20 पेज को एक पेज में मैं नोट्स बना के आपको दे सकती हूँ, बट उसके लिए यू नीड टू एनरोल। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे आप Y674 डालोगे आप नाबार्ड के बैच में एनरोल हो जाओगे और आपको वहां पर मैं नोट्स बना के दूंगी। ठीक है, ऑलराइट देन, थैंक यू।